Good morning, students and my dear friends. Today is 20th of January 2023, Friday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Recommended play speed for this video is 1.25x. Thought of the day is those who don't believe in magic will never find it. And these are the 11 news headlines from Mint newspaper, and these are the 12 news headlines from Business Standard paper. And in today's discussion, we are going to cover approximately 12 news articles, 4 from Mint and remaining from Business Standard. So let us start with article number 1, that is given on page number 2 of Mint paper. Duty dodgers under lens with China trade data gap at $18 billion. इंडिया और चाइना का जो ऑफिशियल डेटा है, ट्रेड का डेटा, उसको लेकर के जो डिफरेंस है वो फिर से बलून अप हो गया है. तो जो बाईलेटरल ट्रेड का डेटा पब्लिश करती है चाइनीज़ गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, उन फिगर्स में डिफरेंस को लेकर के जो डिस्कशन है वो फिर से इरप्ट हो चुका है. हालांकि ऐसे पहले भी कई बार हुआ है, जबकि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो ट्रेड डेटा प्रेजेंट करती है, जो इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड डेटा प्रेजेंट करती है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हमेशा ही देखने को मिलता है. बट अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. दो कंट्रीज़ के डेटा के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है, बट इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेटा है उसमें जो बाईलेटरल ट्रेड का डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही है, दैट इज़ मोर देन द इंडियन फिगर्स. और उसी को लेकर के अब जो इंडियन गवर्नमेंट है, न्यू दिल्ली है, दैट हैज स्टार्टेड वर्किंग टू स्टैम्प आउट द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इम्पोर्टर्स फॉर अंडर इनवॉइसिंग द शिपमेंट. अगर आप रेगुलरली 2-3 दिन से न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो ये अंडर इनवॉइसिंग को लेकर के हमने कई सारे न्यूज़ कवर किए हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट अंडर इनवॉइसिंग या अंडर वैल्यूएशन को लेकर के किस तरीके से CBIC ऑफिशियल्स जो हैं वो एक्शन मोड में है. और अभी जो डेटा प्रेजेंट हुआ उसके बाद से गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं. जो न्यू दिल्ली है गवर्नमेंट है, दैट इज़ एक्चुअली working on mission mode to find out the problem that why Indian importers are deliberately under invoicing the shipments and how they are doing this particular under invoicing in order to avoid the payment of different import duties. और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 896 केसेस जो है वो अंडर वैल्यूएशन के डिडक्ट किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने, DRI ने, फ्रॉम जनवरी 2022 टू नवंबर 2022. तो जनवरी से लेकर के नवंबर यानी इस कैलेंडर ईयर में 2022 कैलेंडर ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 896 ऐसे केसेस अंडर वैल्यूएशन के, अंडर इनवॉइसिंग के आइडेंटिफाई किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इंटेलिजेंस और कस्टम फॉर्मेशंस ने, जिन पर रिकवरी की प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुकी है और कई पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है. और अगर हम गैप की बात करें कि जो चाइनीज़ और इंडियन फिगर्स में, इंडियन ऑफिशियल फिगर्स में जो डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली $18 बिलियन का है फॉर 2022 फ्रॉम $12 बिलियन इन द फर्स्ट 9 months ऑफ द कैलेंडर ईयर. तो अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 3 months में $6 बिलियन का फिगर डिफरेंस आया. और इसी के बाद से जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो कंटिन्यूसली इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया में जो इम्पोर्ट है वो अंडर इनवॉइस किया जा रहा है. वाइल द गैप इन एक्सपोर्ट क्लेम बाय चाइना एंड इम्पोर्ट रिकॉर्डेड बाय इंडिया वाइडन फ्रॉम 10 बिलियन इन जनवरी सितंबर टू 16 बिलियन इन जनवरी दिसंबर. तो ये एक्सपोर्ट की बात है. एक्सपोर्ट में अप्रॉक्सीमेटली $16 बिलियन का डिफरेंस दिख रहा है और इम्पोर्ट में अप्रॉक्सीमेटली 18 बिलियन का. तो इंडिया एक्सपोर्ट पर क्लेम करेगा. तो इंडिया ने कहा है कि जो डिफरेंस आ रहा है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट हैज़ रिमेन कांस्टेंट एट 2 बिलियन ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो इंडिया ने कहा है कि हमारे इस पूरे कैलेंडर ईयर में जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट है. जबकि चाइना के केस में अगर हम इंपोर्ट की बात करें, जो कि हम इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं. और ऐसा नहीं कि सिर्फ अंडर इनवॉइसिंग ही एक फैक्टर है, बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एट्रीब्यूट किए हैं. लेकिन इंडियन साइड से अंडर इनवॉइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है अगर ये फिगर, जो ट्रेड फिगर के डिफरेंस को या इसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है.
तो अगर अंडर इनवॉइसिंग की बात के अलावा अगर हम और रीज़न की बात करें तो और जो रीज़न हैं वो ये भी हो सकते हैं कि ओवर इनवॉइसिंग करी है एक्सपोर्टर्स ने चाइना में इन ऑर्डर टू गेट द मोर इंसेंटिव फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। इसके अलावा हाई सी सेल्स देखने को मिल रही, यूज़ ऑफ डिफरेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड बाय दीज टू कंट्रीज, फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट, डिफरेंस इन टाइम पीरियड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स। ये और सारे रीजंस हैं जो हो सकते हैं हमारे इंडियन साइड से अंडर इनवॉइसिंग ऑफ इंडियन इंपोर्ट और चाइना के साइड से ओवर इनवॉइसिंग ऑफ चाइनीज एक्सपोर्ट। ये दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। DRI और कस्टम फील्ड फॉर्मेशन ने जो विजिलेंस है वो और तेज कर दिया है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं। यानी कि अगर प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो जिसमें कि फुल फिजिकल इंस्पेक्शन की बात करी जा रही है, जिससे कि प्रॉपर वैल्यूएशन देखा जा सके कि जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है चाइना से उसका एक्चुअल में वैल्यूएशन कितना है। तो वैल्यूएशन को लेकर के जो अब इंडियन साइड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सो दीज आर द डेटा चैलेंजेस। First reported gap was $12 billion during the first 9 months। और उसी समय CBIC ने चाइना से आने वाले इंपोर्ट की अंडर इनवॉइसिंग की प्रॉब्लम को इन्फॉर्म भी किया था। हालांकि चाइना का ये कहना है कि या बोलते चाइना का यह क्लेम है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो 100 बिलियन का रिकॉर्ड भी क्रॉस कर गया है इस पर्टिकुलर ईयर में। हालांकि इंडियन साइड इस चीज़ पर एग्री नहीं कर रहे, उनका ये कहना है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अंडर एंड ओवर इनवॉइसिंग। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मिंट पेपर। फॉरेन बैंक्स इन गिफ्ट सिटी मे गेट टैक्स होप्स। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गिफ्ट सिटी लोकेटेड इन गुजरात। तो अपकमिंग बजट में ऐसा एंटीसिपेट किया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट्स हैं, IBUs हैं फॉरेन बैंक्स की जो कि गिफ्ट सिटी में लोकेट हैं स्पेशली, उनको अपकमिंग बजट में टैक्स रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट। सो एज पर द पीपल अवेयर अबाउट द मैटर, the amendment to Income Tax Act may be proposed in Finance Bill 2023 in order to exempt all these international business unit operating out of the gift city from tax on interest income earned on foreign currency borrowings। तो ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनकी इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट अभी फ़िलहाल के लिए गिफ्ट सिटी में सिचुएटेड है, ऐसे बैंक्स को कुछ टैक्स एग्जम्पशन दिए जा सकते हैं अपकमिंग बजट में। किस लिए टैक्स एग्जम्पशन दिए जा सकते हैं? ताकि वो अपनी इंटरनेशनल बिजनेस बैंकिंग यूनिट गिफ्ट सिटी के अलावा डोमेस्टिक इंडिया के जो डोमेस्टिक टेरिटरीज हैं, जो अदर टेरिटरीज हैं, उनमें भी इस्टेब्लिश करें। तो बेसिकली IBUs को इनकरेज करने के लिए कि वो अपनी जो IFSC को जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में जो उनकी यूनिट्स हैं, जो उनके ब्रांचेस हैं, उनको अदर पार्ट्स में भी इस्टेब्लिश करें, उनको अदर इंडिया के अदर सेक्टर में भी, अदर टेरिटरीज में भी एक्सटेंड करें। इस एक्सटेंशन के लिए उन्हें टैक्स रिलीफ गवर्नमेंट ऑफर कर रही है। तो बेसिकली गवर्नमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाह रही है ऑल अक्रॉस द सेक्टर। इसीलिए जो फॉरेन बैंक्स हैं उनको ऑफर कर रही है कि अगर आप अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट्स गिफ्ट सिटी या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अलावा कहीं और सेटअप करते हैं इंडिया में, देन यू विल बी गेटिंग द एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्स ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग और द डेट ग्रांटेड टू गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न। और अगर गिफ्ट सिटी की बात करें तो गिफ्ट सिटी में जहाँ पर जो IFSC सेंटर स्टैब्लिश है उसको ग्लोबल फाइनेंशियल हब में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2020 के बजट में भी 100% टैक्स हॉलीडे अलाउ किया था, अनाउंस किया था। किस लिए और किस चीज़ पर? जो एंटिटीज़ लोकेटेड थी उस पर्टिकुलर सेंटर में उनके प्रॉफिट पर, जस्ट फॉर 10 to 15 ईयर। गवर्नमेंट का रीज़न क्या था? डेफिनेटली गवर्नमेंट का रीज़न ये था कि इंडिया को एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब, सर्विसेज हब प्रमोट करना और इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया बनाना। तो पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ लाया गया? गिफ्ट सिटी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। अब गवर्नमेंट इनकम टैक्स एग्जम्पशन ऑफर कर रही है फॉर अदर टेरिटरीज, फॉर अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। And now this exemption for interest income is being considered for IBUs to promote the long-term foreign currency infrastructure financing in by different entities into different part of India. तो अपकमिंग 10 ईयर्स के लिए इन फॉरेन बैंक्स को ये टैक्स एग्जम्पशन ऑफर किया जा सकता है। अब देख लेते हैं मिंट के कुछ शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। गवर्नमेंट अनलाइकली टू अलाउ मोर शुगर एक्सपोर्ट।
इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, हम बोलते हैं बिगेस्ट शुगर एक्सपोर्टर है आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद इंडिया इज़ ऑन द सेकेंड पोजिशन इन टर्म्स ऑफ द शुगर एक्सपोर्ट। और अगर प्रीवियस सीजन की बात करें तो इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 11 मिलियन टन्स जो है वो शुगर एक्सपोर्ट किए हैं अप टू 30 सितंबर 2022। अब यहाँ पर न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अब और ज़्यादा शुगर एक्सपोर्ट अलाउ नहीं कर सकती है इन अपकमिंग टाइम बिकॉज ऑफ द डैम्पनिंग स्पेकुलेशन ऑन फूड प्राइस इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की वजह से डोमेस्टिक इकोनॉमी में या डोमेस्टिक टेरिटरी में इन्फ्लेशन की वजह से कि जिस तरीके से शुगर के प्राइस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आटा व्हीट फ्लोर के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए गवर्नमेंट फिलहाल के लिए एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। और जैसा स्पेकुलेशन किया जा रहा था कि जो वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है स्वीटनर का, दैट वुड परमिट द सेकेंड ट्रांच ऑफ ओवरसीज शिपमेंट, उस सब पर रोक लग गई है। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री ने क्लियर कर दिया कि प्रॉबेबली गवर्नमेंट जो है वो अभी फिलहाल के लिए और ज़्यादा शुगर का एक्सपोर्ट अलाउ नहीं करेगी। और इसका रीज़न यही है कि इंडिया जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है, उसमें जो शुगर के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। और इसके अलावा इतना ज़्यादा प्रोडक्शन भी इस बार देखने को नहीं मिला, तो प्रॉबेबली डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस को फ्लक्चुएशन से रोकने के लिए गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। लॉन्गर वेट फॉर जीएसटी ट्रिब्यूनल्स विद काउंसिल्स या टू क्लियर प्रपोजल्स। तो जीएसटी काउंसिल के तहत जो जीएसटी रेजिम के तहत जो अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रपोज करी गई थी, फॉर व्हाट अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रपोज करी गई थी कि जो बिजनेस हैं जिनके जीएसटी को लेकर के डिस्प्यूट्स हैं, उन अपीलेट ट्रिब्यूनल में उन डिस्प्यूट्स का जल्दी डिस्पोजल किया जाएगा। तो फास्ट डिस्पोजल के लिए, डिस्प्यूट्स के फास्ट डिस्पोजल के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रपोज करी गई थी। और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से देवर एंटिसिपेटिंग कि अपकमिंग बजट में, अपकमिंग जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में प्रॉबेबली जो जीएसटी ट्रिब्यूनल्स हैं ये बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएंगी। हालांकि एज पर द करंट इन्फॉर्मेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं दे मे हैव टू वेट लॉन्गर फॉर क्विकर रिजोल्यूशन ऑफ देयर जीएसटी डिस्प्यूट्स। क्यों? क्योंकि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का प्रपोजल था वो फिलहाल फाइनेंस बजट 2023 में नहीं आएगा। फाइनेंस बिल जो है 2023 यानी जो अपकमिंग बजट है 2024 का, उसमें फिलहाल के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल को अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट में स्किप दिस क्रूशियल अमेंडमेंट नीडेड इन दिस रिगार्ड। तो फॉर जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो फॉर्मेशन था फिलहाल के लिए वो अभी पोस्टपोन हो गया है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। पहला आर्टिकल देख लेते हैं जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट टर्न्स डाउन गूगल्स प्ले ऑन सीसीआई पेनल्टी। कल के न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉबेबली सुप्रीम कोर्ट सीसीआई के फेवर में ही डिसीजन देगी और वही हुआ। इट इज़ अ मेजर सेटबैक टू गूगल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे रिफ्यूज टू ग्रांट एनी इंटरिम रिलीफ फ्रॉम द NCLT ऑर्डर टू गूगल। तो जो 1337 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज करी थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसको लेकर के गूगल नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल गया था। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सीसीआई के ऑर्डर को अपहेल्ड किया था और गूगल की जो लिया थी उसको रिजेक्ट कर देता। इसके बाद NCLT के ऑर्डर को चैलेंज किया था गूगल ने सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से NCLT के ऑर्डर को ही अपहोल्ड किया है और बोला है कि जो CI ने जो भी पेनल्टी लगाई है गूगल पर दैट इज टोटली फेयर। गूगल ने कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ करी हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस यूज़ करी हैं रिलेटेड टू एंड्रॉयड डिवाइसेस। और इसीलिए जो चीफ जस्टिस की बेंच थी उसने NCLT को ऑर्डर दिया है दैट वॉट एवर द ऑर्डर NCLT हैज़ बीन given that needed to be disposed of by March 31st, no interim relief needed to be granted to Google. और क्योंकि गूगल ऑलरेडी रेडी है पार्शली CCI के डायरेक्शंस पर, तो हम 1 वीक का टाइम देते हैं जिससे गूगल अपने भी जितने भी क्लियरेंस हैं वो कर ले। सो एज पर द CCI order, Google has to pay at least 10% of the penalty imposed by CCI. So it's a major setback, no relief to Google. And these are the timelines: October 20, December 22 and January 4.
अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एक्सपोर्टर्स फील द हीट ऑफ गवर्नमेंट कर्ब ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स। तो शुगर आटा के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर शुगर आटा के एक्सपोर्ट के बाद अब हम बात करते हैं गोल्ड इंपोर्ट की। इंडिया में गोल्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। गोल्ड कल्चरल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके अलावा जो अलाइड सेक्टर है वहाँ पर भी गोल्ड की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। तो अगर हम गोल्ड इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड इंपोर्ट। हम वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड इंपोर्टर कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया। अब बात करते हैं रीसेंट डेटा की, रीसेंट गोल्ड इंपोर्ट की। सो देयर इज अ 75% डिप इन गोल्ड इंपोर्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के मंथ में जो इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है उसमें 75% का डिक्लाइन या डिप देखा गया है। रीजन बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू कर्ब द नॉन एसेंशियल इंपोर्ट, क्योंकि जिस तरीके से कैड बढ़ रहा था, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, जिस तरीके से ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा था, गवर्नमेंट ने ये दिसंबर के मंथ में ये कुछ एफर्ट्स लिए थे, जैसे कि जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स है, ऐसा इंपोर्ट जो कि एसेंशियल नहीं है जिसके बिना कंट्री सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे इंपोर्ट्स को रोका है जिससे कि जो इंपोर्ट बिल कंटिन्यूसली शूट अप हो रहा है वो थोड़ा सा सबसाइड हो सके। तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से 75% गोल्ड इंपोर्ट में डिक्लाइन देखने को मिला दिसंबर के मंथ में। दिस लेड टू द कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियाज ओवरऑल इंपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 मंथ्स। पहली बार इंडिया के ओवरऑल इंपोर्ट 25 महीनों के ड्यूरेशन में पहली बार इंडिया के ओवरऑल इंपोर्ट बिल में हमें डिक्लाइन देखने को मिला। नाउ यू कैन इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्ड इंपोर्ट इन इंडियाज टोटल इंपोर्ट डेटा। हालांकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोर्ट भी इम्पैक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर गोल्ड इंपोर्ट कम हो रहा है तो जो हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है वो भी डिक्लाइन हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 15% का डिक्लाइन हमें अपने जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्शन के एक्सपोर्ट में देखने को मिला। रीजन भी है क्योंकि गोल्ड की सप्लाई नहीं थी तो जेम्स एंड ज्वेलरीज जो थी वो बन नहीं पाई, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट, इंडिया इज द मतलब मेन एक्सपोर्टर ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, तो हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाया। हालांकि 75% गोल्ड इंपोर्ट में डिक्लाइन, 15% एक्सपोर्ट में डिक्लाइन। सो गोल्ड इंपोर्ट ड्रॉप टू $1.2 बिलियन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 बिलियन उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला। ऑल्दो उतना इंक्रीज नहीं था जितना कि होना चाहिए बिकॉज ऑफ द लेस सप्लाई ऑफ द गोल्ड। और इंडिया के अगर मर्केंटाइज इंपोर्ट की बात करें, टोटल इंपोर्ट की बात करें तो दिसंबर में 3.5% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, जो कि 25 महीनों के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। और गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ एक मेजर की वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने गोल्ड इंपोर्ट को कर्ब करने की कोशिश करी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक्सटर्नल डिमांड को लेकर के रिस्क हो रहा है, गवर्नमेंट आगे आने वाले टाइम में और जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उनको भी कर्ब कर सकती है। फिलहाल के लिए गोल्ड की बात है, गोल्ड की वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें इंडिया के इंपोर्ट बिल में देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ द लूजिंग लेजर। मंथ्स का डेटा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कितना गोल्ड इंपोर्ट हुआ है, कितना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जेम्स एंड ज्वेलरी में कितना एक्सपोर्ट हुआ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना ग्रोथ देखने को मिल रही है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ दिस डेटा, नो नीड टू मार्क अप दिस डेटा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट मे नॉट ट्वीक FRBM एक्ट अगेन। इस न्यूज़ को कवर करने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था, जहाँ पर हम FRBM एक्ट और स्केप क्लॉज के बारे में डिस्कस करें। कई बार हमने न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% से कम होना चाहिए एज पर द FRBM एक्ट। FRBM एक्ट स्टैंड्स फॉर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट कब इनैक्ट हुआ था? 2003 में इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और ये एक्ट इन्फोर्समेंट में आया था। और इसके बाद से डिसाइड किया गया था कि गवर्नमेंट जो है वो अपने फिस्कल डेफिसिट को 3% के नीचे लाने की कोशिश करिए, 3% ऑफ GDP। हालांकि इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऐसा हुआ नहीं कि कभी 3% आया हो हमारा फिस्कल डेफिसिट। और इसमें एक स्केप क्लॉज भी दिया था गवर्नमेंट ने। डेफिनेटली अगर एक्ट लाया गया है और अगर ये नहीं होता तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसकी पेनल्टी फेस करनी पड़ती, तो गवर्नमेंट ने इसमें एक स्केप क्लॉज भी डाला था कि अगर इन केस किसी ईयर में गवर्नमेंट जो है वो 3% ऑफ GDP फिस्कल डेफिसिट
नहीं ला पाती तो देयर इज अ escape clause, गवर्नमेंट कैन डू अमेंडमेंट इनटू दिस पर्टिकुलर FRBM एक्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें गवर्नमेंट को रीज़न स्पेसिफाई करना होता था कि क्यों गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में फिजिकल डेफिसिट को 3% तक नहीं ला पाई। तो बेसिकली ये इस साल की बात हो रही है। इस साल कहा जा रहा है कि सेंटर इज अनलाइकली टू ब्रिंग एनी अमेंडमेंट टू FRBM एक्ट फॉर थर्ड ईयर इन अ रो। पिछले लास्ट 2 ईयर्स से गवर्नमेंट स्केप क्लॉज इनमें इन्वोक कर रही है। गवर्नमेंट जो है FRBM एक्ट में अमेंडमेंट करके जो टारगेट है इसको मॉडिफाई कर दे रही, बट ऐसा एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। हालांकि तीसरी बार लगातार ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है वो 3% का जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाई है, बट प्रॉबेबली सेंटर गवर्नमेंट is unlikely to do amendment to FRBM Act this time. And why this time government is not doing so? This is because it feels that the impact of global slowdown on Indian economy in 2023 may take a toll on expenditure commitment this year. तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि क्योंकि अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है, जो अपकमिंग कैलेंडर ईयर है, इसमें जो ग्लोबल रिसेशन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर कमिटमेंट है वो इंक्रीज करेगा। डेफिनेटली इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे अपकमिंग टाइम, और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर होंगे तो डेफिनेटली फिजिकल डेफिसिट भी शूट अप करेगा। रिवेन्यू कलेक्शन हो सकता है उतना ज़्यादा ना हो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशन। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि प्रोबेबली इस बार भी गवर्नमेंट जो 3% का टारगेट है वो तो अचीव नहीं, डेफिनेटली नहीं कर पाएगी। तो कोई भी किसी भी तरह का चेंज जो है FRBM एक्ट में वो डिज़ायरेबल नहीं है। जो टारगेट पहले ईयर में सेट किए गए थे उन्हीं को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3% का टारगेट अमेंडमेंट ला करके फिर से 3% करा जाए और प्रोबेबली वो टारगेट अचीव ना हो पाए, इन दैट केस गवर्नमेंट अगेन हैव टू इन्वोक द एस्केप क्लॉज। हालांकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट किया कि ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जो है फिजिकल कंसोलिडेशन या फिजिकल प्रूडेंस पर ध्यान नहीं देगी। गवर्नमेंट विल कीप ऑन मेकिंग इंटरनल फिजिकल कंसोलिडेशन, और जो प्रॉपर रोड मैप है यूनियन बजट के लिए उसमें फिजिकल डेफिसिट पर भी फोकस किया जाएगा। हालांकि 3% तो नहीं, बट 5.5% से लेकर के 6% ऑफ नॉमिनल GDP गवर्नमेंट इस बार फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रख सकती है। द रोड मैप aims for fiscal deficit target of 4.5% of GDP by 26। तो 3% नहीं, लेकिन हाँ 2026 तक 4.5% का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट रख सकती है। तो ये जो एक्ट आया था FRBM एक्ट 2003 में, इसका बेसिक पर्पस ये था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बजट प्रेजेंट करने के लिए इन्वोक किया जाए, और गवर्नमेंट का जिस तरीके से अनसस्टेनेबल डेट एक्यूमुलेट हो रहा है, डेफिनेटली फिजिकल डेफिसिट है, तो डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लोन लेगी, डेट लेगी, और धीरे धीरे ईयर बाय ईयर वो जो लोन है, वो डेट है, वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है और गवर्नमेंट पर बर्डन उसका बढ़ता जा रहा है। तो किसी दिन हो सकता है कि जस्ट लाइक श्रीलंका और पाकिस्तान, इंडियन इकोनॉमी भी आगे टाइम में कोलैप्स कर जाए। इसीलिए ये FRBM एक्ट लाया गया था। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट जो है वो हर साल कुछ अमेंडमेंट्स और एस्केप क्लॉज के थ्रू ये जो 3% का टारगेट है इसको अचीव ना कर पाने को जस्टिफाई कर देगी। सो लेट अस सी, इस बार भी प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है वो 3% तो नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 5.5% तक का FD का टारगेट रख सकती है। वो तो बजट में देखने पर समझ में आएगा। सो दिस इज द बजट डेफिसिट ओवर द ईयर्स। हम देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर के 23 तक का डेटा है। दिस BE इंडिकेट्स फॉर बजटेड एस्टिमेट्स, और दिस येलो बार इंडिकेट्स द एक्चुअल। तो फाइनेंशियल ईयर 20 में बजटेड कितना था 7.04, एक्चुअल कितना हुआ 9.3। 21 में बजटेड 7.96, एक्चुअल 18.2। रिमेंबर दिस वाज द पीरियड ऑफ COVID-19। फाइनेंशियल ईयर 22 15.1, रिवाइज्ड 15.5। अभी एक्चुअल इसका नहीं आया, जब एक्चुअल आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। माइंडेड स्टूडेंट, दिस इज इन एब्सोल्यूट नंबर रुपी ट्रिलियन, और अगर परसेंटेज में देखना है तो दिस वन 3.3 एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ GDP, और जो एक्चुअल था वो 4.6। 21 में 3.5, एक्चुअल 9.2। 22 में 6.8, रिवाइज जो है वो 6.9 है। लेट अस सी एक्चुअल कितना होता है। फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 6.4, अभी रिवाइज कुछ नहीं आया, एक्चुअल का भी अभी फिगर पब्लिश नहीं हुआ है। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल। सन फार्मा टू एक्वायर कंसर्ट फॉर $576 मिलियन। तो इंडिया की जो लार्जेस्ट ड्रग मेकिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, दैट इज
Sun Pharma has stepped up its game in US dermatology space. तो एक्विजिशन करने जा रही है सन फार्मा कंसर्ट फार्मास्यूटिकल्स का अप्रॉक्सीमेटली $576 मिलियन की डील पर। और इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद सन फार्मा को यूएस मार्केट के डर्मेटोलॉजी सेक्शन में एंट्री मिल जाएगी। और अगर सन फार्मा की डील्स की बात करें तो दीज आर द की डील्स। टैरो, दूसरा फार्मा, विजन, इस तरह की बहुत सारी अदर कंपनीज को भी डिफरेंट टाइम पीरियड में सन फार्मा ने एक्वायर किया है। एंड दिस Concert acquisition is going to the one of the very significant acquisition by Sun Pharma. अब देख लेते हैं नेक्स्टली फोन पे raises $350 million, now bigger than Swiggy and Paytm. तो पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यूनिकॉर्न फोन पे ने अप्रॉक्सीमेटली $350 मिलियन की फंड रेज किए हैं फ्रॉम जनरल अटलांटिक, दैट इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल ग्रोथ इक्विटी फर्म। तो वैल्यूएशन कितना किया गया है? $12 बिलियन का वैल्यूएशन, प्री मनी वैल्यूएशन है, जिसके बेसिस पर 350 मिलियन का फंड रेज किया है। और इसके बाद ये जो वॉलमार्ट ओन स्टार्टअप है, ये इंडिया की मोस्ट वैल्यूएड फाइनेंशियल प्लेयर बन चुका है या फिनटेक बन चुका है इंडिया में। इसके अलावा जो बिगेस्ट कंपनीज हैं वो हम देखते हैं बायजूस, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, पॉलीगॉन एंड स्विगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडियन इकोनॉमीज एनिमल स्पिट मूव टू राइट। तो बेसिकली ये इन्फोग्राफिक है ब्लूम्सबर्ग, S&P ग्लोबल, RBI, कॉमर्स मिनिस्ट्री और CMI का कंबाइंड डेटा है, जहां पर जो ब्लूम्सबर्ग है वो इकोनॉमी की एनिमल स्पिरिट को मेजर करता है ऑन एनिमल स्पिरिट बैरोमीटर, जहां पर 3 मंथ का जो वेटेड एवरेज है वो यूज़ किया जाता है बेसिकली इकोनॉमिक वोलेटिलिटी को मेजर करने के। सो इकोनॉमी पिक्ड अप स्पीड इन द December as business conditions are improving, making a rebound that had showed sign of slowdown in November. And this needle indicating so-called animal spirits move right after holding the steady of 5 straight months. So indicating the overall economic activities as 2022 drew to a क्लोज। तो बेसिकली एक तरह का इकोनॉमिक इंडिकेशन है, हम बोल सकते हैं फोरकास्ट है कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से मूव कर रही है। एनिमल स्पिरिट टैकर इसको एक नाम दिया गया, थोड़ा फैंसी सा नाम दे दिया गया है। देख सकते हैं दिस इज द एक्सपोर्ट डेटा। एक्सपोर्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 12% तक फॉल किया है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी सर्विस PMI और मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा है। परचेजिंग मैनेजर सर्वे रिफ्लेक्ट द रोबस्ट एक्टिविटी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इसके बाद दिस इज द डेटा ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3%, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो अपने 16 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर है इस समय। तो ये रही कंज्यूमर एक्टिविटी। क्रेडिट ग्रोथ कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 14.9। GST कलेक्शन 1.49। तो बेसिकली जो डिफरेंट माइक्रो इकोनॉमिक डेटा है उसको कंसोलिडेट करके इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन को या डिफरेंट इकोनॉमीज की कंडीशन को प्रोजेक्ट किया था। कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ डेटा ऑन दिस इन्फोग्राफिक। बहुत ज़्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट बेसिकली RBI की जो मंथली रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके बारे में ये न्यूज़ है। $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 2023। तो अगर डोमेस्टिक करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करी जाए और जो करंट इंडिकेटर्स, लीड इंडिकेटर्स है, अगर उनको देखा जाए तो इंडिया में जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है दैट हैज रिसीव्ड अ बूस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन बीइंग ब्रॉट बैक टू द ऑफिशियल टॉलरेंस बैंड। तो अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनवरी 23 बुलेटिन, इन अपकमिंग टाइम द डोमेस्टिक करंट अकाउंट डेफिसिट कैट जो है इंडिया में वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। रीजन बिहाइंड इन्फ्लेशन जो है वो अपने टॉलरेंस लिमिट में आ गई है, जिसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी रिड्यूस होगा। जो मर्चेंट ट्रेड डेफिसिट रीचिंग ऑल टाइम हाई इन अ क्वार्टर इज ऑल सेट टू रिड्यूस इन अपकमिंग टाइम। तो बेसिकली RBI ने अपनी इस मंथली रिपोर्ट में स्टेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में बताया कि किस तरीके से जो है वो अपकमिंग टाइम में इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक्ट करेगी या ग्रो करेगी इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर। और पिछले टाइम में क्या डेटा रहा, नवंबर दिसंबर का डेटा बेसिकली यहाँ पर RBI ने पब्लिश किया, जहाँ पर NRI डिपॉजिट जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया। $134 बिलियन का NRI डिपॉजिट देखने को मिला। RBI नेट बॉट डॉलर फॉर फर्स्ट टाइम इन 5 months and Indian remittance nearly $2 बिलियन। तो रेमिटेंस की बात हुई है, RBI ने कितना डॉलर खरीदा है, कितना NRI डिपॉजिट है, उसको लेकर के डेटा है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट
ओवरऑल जो RBI का प्रोजेक्शन है वो ये कि इस पर्टिकुलर ईयर में जो इंडियन इकोनॉमी है अप्रॉक्सीमेटली 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर सामने आएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, BOE सीक्स टू डिफर CCIL डी रिकॉग्निशन बाई 2 years। तो एस्मा और BOE ने जो CCIL के साथ और जो 5 क्लियरिंग हाउसेस थे जिनका डी रिकॉग्निशन किया था, उस मैटर को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली यूरोपियन एजेंसीज और इंग्लैंड की जो एजेंसीज हैं उनसे टॉक में है। ऑन रीसेंट टॉक विद फॉरेन बैंकिंग ऑपरेटिंग इन इंडिया, बैंक्स ऑफ इंग्लैंड इज सेड टू बी स्ट्रांगली कंसीडरिंग दिस मैटर ऑफ डी रिकॉग्निशन ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ऐसा कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 2 year का एक्सटेंशन दिया जा सकता है फॉर दिस डेडलाइन। तो जो बेसिकली 3 जून का जो डेडलाइन दिया गया था बैंक ऑफ इंग्लैंड को, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है इस मैटर के डिस्कशन के लिए। तो लेट अस सी BOE के बाद क्या एस्मा पर, एस्मा स्टैंड्स फॉर यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी, क्या इस पर भी किसी तरह का प्रेशर बनाएंगे इंडियन अथॉरिटीज या नहीं? तो फिलहाल के लिए अभी ये मैटर नेगोशिएशन पे है, इसमें कोई भी डिसीजन नहीं हुआ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you like the initiative, please share it among your network. Like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.